अब क्या होता है कि जब आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, एक्चुअल रेंट वाली वैल्यू हो जाएगी विच एवर इज लेस, तो ये अनफर्निश्ड वैल्यू हो गई। अनफर्निश्ड वैल्यू में आपको बता दिए गए थे कि 10% ऑफ फर्नीचर ऐड करना है ना, अगर कंपनी का फर्नीचर है तब, अगर वो रेंट पे लिया है तो और फुल रेंट, है ना। तो ये आपका जो है वो फर्निश्ड हाउस की वैल्यू होगी। रेंट फ्री हाउस रहेगा फर्निश्ड, अगर फर्नीचर इंक्लूड नहीं है तो वो अनफर्निश्ड। इसलिए क्वेश्चन में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं लेना है कि फर्निश्ड लिखा है तो कुछ नया होगा, फर्निश्ड का मतलब फर्नीचर दिया होगा उसमें, और नहीं है तो अनफर्निश्ड वैल्यू है। अगर अब बात आता है कि सब क्वेश्चन में पॉपुलेशन दिया हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में पॉपुलेशन मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा 15% ऑफ सैलरी ही चार्ज करना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन नहीं दिया है, कोई मेंशन नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि वहां पर 25 लाख से ज्यादा है कि 10 लाख से कम है, तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो 15% ऑफ सैलरी ही चार्ज करना पड़ेगा, चाहे आप कंसेशनल हाउस रेंट निकालें, चाहे आप रेंट फ्री हाउस निकालें, है ना। इसी में जितना ये जो वैल्यू निकला वो किसका निकला, रेंट फ्री हाउस। अगर इसी में रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस करते हैं, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो उसमें माइनस करने के बाद जो आता है वो क्या होता है, कंसेशनल हाउस रेंट। तो यहां तक अगर कैलकुलेशन करोगे तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यू है, और उसमें से माइनस कर देते हो आप रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो जो निकलता है वो कंसेशनल हाउस रेंट होता है। अब इसको निकालने के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, सैलरी का मीनिंग। सैलरी के मीनिंग में आपको कल बता दिया गया था कि इसमें आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, है ना। तो आपका बेसिक सैलरी लेना है, बेसिक सैलरी के अंदर आपका जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, और एनुअली लेना है, जो भी लेना है वो क्या लेना है आपको, एनुअली। फिर उसके बाद आपका डीए लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, है ना। अंडर, हाँ, डीए को तभी लेना है जब क्वेश्चन में अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट लिखा हो। डियरनेस पे को हमेशा लेते हैं, है ना, सैलरी की मीनिंग के लिए। प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल अलाउंस का मतलब जैसे जितने भी टाइप के अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, जितने भी अलाउंस है उसका जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा उसको लेना है, और सबको टोटल करके 10% या 7.5% या 15% आपको लेना पड़ेगा। तो ये हुआ अपना रेंट फ्री हाउस और कंसेशनल के लिए। अब आज करते हैं अपन लोग हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए आपको एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, जितना रिसीव होगा वो अमाउंट लिखेंगे जो एम्प्लॉयर से मिल रहे, है ना, माइनस विच एवर इज लेस। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब यही अमाउंट रहेगा, है ना। फिर उसके बाद आपका 40% ऑफ सैलरी नॉर्मल सिटी में आएगा, और 50% ऑफ सैलरी आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, मतलब मेट्रो सिटी लिख सकते हैं आप। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मतलब अगर आपका मकान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है तो वहां पर 50% ऑफ सैलरी लेना है। अगर इन चारों के अलावा किसी अदर सिटी में आपका मकान है तो वहां पर आपको 40% ऑफ सैलरी लेना है ना।
फिर तीनों में जो कम रहेगा उसको आप माइनस करोगे, तो जो बचेगा उसको अपन बोलेंगे टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद आपका सैलरी मीन्स, यहां पर सैलरी का मतलब आएगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लस अगर डीपी है तो डियरनेस पे पूरा ले लेंगे, प्लस कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन, कमीशन कौन सा लेंगे जो कि बेस्ड हो फिक्स परसेंट टर्नओवर, मतलब क्वेश्चन में उसका सेल्स दिया रहेगा, सेल का परसेंट दिया रहेगा कि अगर 30 लाख का सेल होता है उसका 2% कमीशन है, तो उसी कमीशन को लेना है, सिर्फ नॉर्मल कमीशन बस लिखे रहता है ना, उसको नहीं लेना है। इसलिए जो सेल पे डिपेंड रहेगा, जो परसेंट अपन निकालेंगे उसी कमीशन को लेना है, बाकी कमीशन को नहीं लेना है। कार में आपको दो टाइप के कार मिलेंगे, एक लार्ज कार और एक स्मॉल कार। लार्ज कार और स्मॉल कार मतलब यहाँ पर उसके इंजन की कैपेसिटी पर है कि अगर किसी कार का इंजन 1.6 लीटर से ज़्यादा का है तो उसको अपन लोग जो है लार्ज कार में कैलकुलेट करते हैं, और अगर उसका जो है 1.6 लीटर से कम है तो वहाँ पर जो है वो स्मॉल कार में काउंट होगा। तो दो टाइप का कार रहेगा। अब दो टाइप के कार में से उसके एक्सपेंसेस को कौन बेयर कर रहे हैं उसको देखना है ना, उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस, है ना, कि कार दे दिया गया है, कार के खर्चे होंगे, ड्राइवर होगा, है ना, डीजल पेट्रोल का खर्चा होगा, उसके ऑफिस आने जाने से रिलेटेड खर्चे हैं कि उसके पर्सनल खर्चे हैं। तो अब क्या है, कार दे दिए हैं तो कार का यूज हो रहा है, तो वो दोनों काम के लिए यूज हो सकता है, सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए भी हो सकता है और हो सकता है कि वो दोनों काम में भी यूज होता हो। अगर कार की फैसिलिटी मिली हुई है और उसका इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस के लिए होता है तो उस कंडीशन में जो भी खर्चा कंपनी करती है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सिर्फ इतना इस्तेमाल हो रहा है और उसका खर्चा कंपनी बेयर कर रही है, तो उस कंडीशन में वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो दोनों काम में यूज होता है, पर्सनली यूज भी होता है और प्लस ऑफिशियल यूज भी होता है, तो उस कंडीशन में उसका एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर कर रहा है कि एम्प्लॉय कर रहा है, तो अगर वो दोनों काम में आ रहा है और लार्ज कार है तो उस कंडीशन में उसका जो खर्चा है वो 2400 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होता है। और स्मॉल कार में जो है आपका एम्प्लॉयर अगर खर्चा करता है तो 1800 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होता है। मतलब यहाँ पर कार जो है, मोटर कार लार्ज है और उसका खर्चा दोनों, मतलब उसका यूज दोनों पर्पस में हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर उस कार के मेंटेनेंस का खर्चा अगर एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो 1800 रुपए पर मंथ, सॉरी 2400 रुपए पर मंथ, है ना, और स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ। एम्प्लॉय अगर बेयर करता है तो उस कंडीशन में 900 रुपीज पर मंथ लार्ज कार के लिए है, स्मॉल कार के लिए 600 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होता है। ठीक है, उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस है
अगर एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है और लार्ज कार है, तो उस कंडीशन में आपको लार्ज कार में एम्प्लॉयर अगर बेयर करता है तो 2400 रुपीज पर मंथ, और स्मॉल कार में 1800 रुपीज पर मंथ, है ना। अगर वो कार जो है उसका खर्चा एम्प्लॉय बेयर करता है तो उस कंडीशन में उसके लिए 900 रुपीज पर मंथ, और स्मॉल कार के लिए 600 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होगा। ठीक है। और ड्राइवर का कंडीशन, ड्राइवर का सैलरी अगर है तो चाहे लार्ज कार हो चाहे स्मॉल कार हो, है ना, दोनों कंडीशन में आपको जो है 900 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होगा। ड्राइवर के लिए 900 रुपीज पर मंथ अगर ड्राइवर की फैसिलिटी भी मिली हुई है। ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कार कौन सा मिला, लार्ज मिला कि स्मॉल मिला। फिर उसके बाद आपको होता है कि उसके एक्सपेंसेस, देखिए ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, ऑफिस का खर्चा है और कंपनी बेयर कर रही है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ऑफिस की तरफ से आपको कार की फैसिलिटी मिली हुई है लेकिन उसका यूज दोनों काम के लिए होता है, तो जब दोनों काम के लिए होता है तो खर्चा या तो एम्प्लॉयर करेगा या तो एम्प्लॉय करेगा। तो एम्प्लॉयर अगर कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको 1800 और 2400 वाला रूल लगाना है ना। और अगर एम्प्लॉय खुद बेयर करता है तो 900 रुपए और 600 रुपए लगेगा, और साथ में अगर ड्राइवर भी मिला हुआ है तो 900 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। दोनों, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एम्प्लॉयर करे एम्प्लॉय करे, 900 रुपए लगेगा। एजुकेशनल फैसिलिटी और एक एजुकेशन अलाउंस, दोनों चीजें अलग अलग है ना। एजुकेशन फैसिलिटी अलग है और एजुकेशन अलाउंस अलग है। अलाउंस में हम लोग रूल पढ़े थे कि एजुकेशन अलाउंस जो है वो 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट है, मतलब अलाउंस मिलता है तो। लेकिन फैसिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है वहां का जो खर्चा है उसको एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। मतलब एम्प्लॉय का बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है और वहां का जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको उसका एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो उसमें एक्सपेंसेस होगा, मतलब उस एम्प्लॉय के लिए सेविंग होगा, उसके लिए इनकम होगा, तो उसमें टैक्सेबल होगा। उसके लिए रूल ये है कि अगर एजुकेशन फैसिलिटी मिला हुआ है तो एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो 1000 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट है। एजुकेशन फैसिलिटी का रूल है 1000 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट, मतलब एक बच्चे का साल का 12,000 रुपए एग्जेम्प्ट होगा, और इसमें दो बच्चों वाला लिमिट नहीं है। एक बच्चा है तो 12,000, दो बच्चे हैं तो है ना 24,000, तीन बच्चे हैं 36,000, मतलब पर चाइल्ड जो है वो 1,000 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसका खर्चा 1,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाता है, 1,010 रुपए हो गए मान लो एक बच्चे का, तो पूरा 1,010 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। मतलब अगर उसका खर्चा 1,000 रुपए तक है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, 999 तक भी ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए वो 1,001 रुपए भी हो जाता है तो पूरा 1,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, 1,001 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं कि 1,000 माइनस करके 1 रुपए टैक्सेबल होगा, पार्सली टैक्सेबल में नहीं आता है ना। तो वहां पर ये होगा कि अगर एजुकेशन फैसिलिटी में 1,000 रुपए पर मंथ पर चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर उसका खर्चा 1,000 रुपए से ज्यादा होता है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां उसके अंदर आप लिख सकते हैं द एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, द एजुकेशन फैसिलिटी provided to children of the employee फर्स्ट कंडीशन लोगों उसके नीचे, if the cost of such education, if the cost of such education or the value of the benefit
or the value of the benefit per child does not exceed benefits per child does not exceed EXCEED 1000 per month, 1000 पर मंथ, उसका आगे डैश डाल के लिख दो नील, मतलब 1000 से कम है तो पूरा नील है ना, उसमें कोई टैक्सेबल नहीं है। उसका बी पॉइंट लिखो, इफ द कॉस्ट ऑफ वैल्यू cost or sorry, if the cost or value exceeds 1000 per month per child, 1000 per month per child, डैश डाल के लिखो cost of such education, cost of such education in a similar institution in or near the locality, in or near the locality हाँ, उसके आसपास में जो भी एजुकेशन होगा ना, इंस्टीट्यूशन होगा, उसके बराबर की फीस के बराबर वैल्यू है ना। मेडिकल फैसिलिटी का रूल ये था कि अगर किसी भी एम्प्लॉई या एम्प्लॉई का फैमिली मेंबर अगर बीमार पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट है ना का जो भी एक्सपेंसेस है उसको उसका एम्प्लॉयर बेयर करता है। तो अगर उसका ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर उसका ट्रीटमेंट होता है या फिर उस एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ही उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। और अगर वो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या ऐसा हॉस्पिटल जिसका ऑनर वो एम्प्लॉयर नहीं है, वहां अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो उस कंडीशन में पिछले साल तक रूल ये था कि 15,000 रुपए तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है और उसके ऊपर अगर बचता है जो भी एक्सेस अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन इस साल उसमें थोड़ा सा चेंज आया है और चेंज में ये बता दिया गया है कि एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज रिस्पेक्ट ऑफ द एनी एक्सपेंडिचर इंक्यूर्ड बाय द एम्प्लॉइज और द मेडिकल ट्रीटमेंट हिमसेल्फ और द मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन ए हॉस्पिटल maintained by the government or any local authority or approved by the government of medical treatment of his employee, ये पूरा exempt रहेगा। और in respect of the prescribed disease or the element in the hospital approved by the chief commissioner, ये इसमें सारा चीज एक्सपेंसेस जो है वो आपका टैक्स फ्री होगा। और यहाँ पर एक आपको डी पॉइंट में भी दिया होगा आपको कि रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एनी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस और द हेल्थ इंश्योरेंस बाय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, है ना। ये सारे चीज मतलब ये समझिए कि इस साल वो 15,000 वाला रूल जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है ना। 15,000 वाला रूल इस साल नहीं है। जो भी एक्सपेंसेस है एम्प्लॉयर करे वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के अंदर। उसको समझने के लिए ना वहां पर देखो एक नीचे में बॉक्स बना के दिया होगा, मेडिकल बेनिफिट्स लिखा होगा, है ना, एट ए ग्लांस, वो शॉर्टकट में बना के आपको दिया है। क्या नंबर पेज है हिंदी में? 102 नंबर पेज देख लो, दिया है। उसमें देखो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट इन इंडिया लिखा है। ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर आपको लिखा है वैल्यू ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई
है ना, एंड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन द एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल फुल्ली एग्जेम्प्ट, है ना। उसके बाद बोलता है सेकंड पॉइंट, एनी सम ऑफ पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इंक्यूर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हिमसेल्फ एंड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन ए हॉस्पिटल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, ऐसे लिखा है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिसीज, ऐसे लिखा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, मतलब इंडिया के अंदर का मेडिकल ट्रीटमेंट को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिए हैं। ठीक है, 3 कंडीशन है, तीनों में आप देख लो, जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट। उसके बाद ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है, तो आउटसाइड इंडिया में क्या होता है कि इंडिया से बाहर अगर आप जाते हैं बीमार को लेकर के, तो उसके साथ एक अटेंडेंट भी जाते हैं, है ना, तो उनके ऊपर जो खर्चा होता है उसके लिए रूल होता है कि कितना एग्जेम्प्ट होता है, जितना उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना अमाउंट अप्रूव करता है उतना रुपए तक उसमें एग्जेम्पशन मिलता है। इसे लिखा है कि एग्जेम्पशन, हाँ, तो यहाँ पर बोलता है एक्सपेंसेस इंक्लूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और इस फैमिली मेंबर इज टू बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। सेकंड पॉइंट बोलता है कि आपका एक्सपेंस इंक्लूड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द ट्रेवल एंड स्टे अब्रॉड टू द पेशेंट एंड द वन अटेंडेंट इज आल्सो एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू द फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। तो उसके ट्रेवल और स्टे करने के लिए जो अमाउंट एग्जेम्पशन मिलेगा उसके लिए कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या होता है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितना परमिट होगा उतना अमाउंट तक ही एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय द ट्रेवल और द पेशेंट एंड द वन अटेंडेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड फॉर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट 2 लाख रुपीज। फुल्ली एग्जेम्प्ट तभी होगा जब उसका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम रहेगा, है ना। ये बेनिफिट तभी है जब उसका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितना अप्रूव किया उससे ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन में, लेकिन जहां तक अप्रूव किया गया है वहां तक अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। अगर फॉरेन में स्टे करने के लिए अगर एक पेशेंट है ना और उसका एक अटेंडेंट के लिए ये रूल है, तो ये रूल आपका है। इस पिछले साल 15,000 वाला जो लिमिट था वो 15,000 को इस साल हटा दिया गया है। इंडिया के अंदर के ट्रीटमेंट का खर्चा एम्प्लॉयर करता है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लिमिट था पहले, इस चीज को यहाँ इस साल चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं। उसके बाद आप आगे आएंगे, पेज नंबर 106 में आपको मिलेगा प्रोविडेंट फंड के बारे में, है ना। कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड होता है ना। रिटायरमेंट होते हैं तो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिलता है ना। वो फ्यूचर के लिए बनाया जाने वाला फंड होता है, वो मिला प्रोविडेंट फंड। एक 121, है ना, प्रोविडेंट फंड मिलेगा। इस प्रोविडेंट फंड में आपको 4 टाइप का प्रोविडेंट फंड मिलेगा, जिसमें आपका स्टेटरी प्रोविडेंट फंड दिया होगा, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एक आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। 4 टाइप का प्रोविडेंट फंड है ना। स्टेटरी प्रोविडेंट फंड में क्या बोलता है, इट इज दैट द प्रोविडेंट फंड विच द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजंस एटसेट्रा 1925 पर अप्लाइज। जनरली दिस प्रोविडेंट फंड इज टू बी maintained by the government or the semi government offices, है ना, like the local authorities, universities and other recognized institutions, है ना, statutory corporation and the nationalized bank। वैसे ही आपका recognized provident fund है, it is to fund which is the employee provident fund and the miscellaneous provisions at 1925 applies। There is one more alternative also, the fund which is to be not established under the employees provident fund act 1952 as to be recognized by the chief commissioner or the commissioner of income tax। Generally this fund is maintained by the scheduled bank and factories and the oversee several business hours and thus the fund is maintained by the private sectors organizations। तो अपने क्वेश्चन में जो आएगा ना वो ज्यादातर आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आएगा। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है।
प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसके लिए इनकम है एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉय का खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसके लिए एक्सपेंस है। भैया मैं अपनी सैलरी से अगर कोई अमाउंट डिडक्ट करवा रहा हूँ प्रोविडेंट फंड के लिए तो मेरे लिए एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन मेरे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है तो मेरे लिए इनकम है ना। उसके लिए भी रूल है, अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे सैलरी के 12% तक अगर है तो एग्जेम्प्ट है, 12% से ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल होगा। मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इसमें आपका प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसके सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट है। अब यहां पर सैलरी का मतलब क्या है, तो मैंने अभी जो सैलरी लिखाया था बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, मतलब जो एचआरए का जो सैलरी का मीनिंग है वही सैलरी का मीनिंग प्रोविडेंट फंड में भी लगता है। तो उसके टोटल का 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल होगा। तो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल है ना। अगर प्रोविडेंट फंड अब जमा हो गया तो बैंक में ही रहना है, तो बैंक उसके लिए क्या देती है, इंटरेस्ट। बैंक उसके लिए क्या देगी, इंटरेस्ट। तो उसके लिए भी रूल है कि अगर प्रोविडेंट फंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें 9 जितना भी अमाउंट डिपॉजिट है उसका 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो टैक्सेबल होगा। प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट, और प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है क्योंकि उसके लिए वो इनकम नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल होता है। और इंटरेस्ट जो है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल होता है आपका प्रोविडेंट फंड के लिए। तो प्रोविडेंट फंड में आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आएगा, और आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर का भी होगा और एम्प्लॉय का भी होगा। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय का एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉयर का 9.5% तक, सॉरी 12% तक एग्जेम्प्ट, और प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रहेगा वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद आपको आगे मिलेगा एक डिडक्शंस, पेज नंबर 109। पेज नंबर 109 निकालोगे, उसमें आपको डिडक्शन के बारे में दिया है, नीचे कटौतियां लिखा होगा हिंदी में, है ना। उसमें आपको देखेंगे द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी शैल बी कंपाउंड आफ्टर द मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शंस। अब आपको ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद आपको डिडक्शन भी देना है। डिडक्शन में पहला डिडक्शन है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इस साल से 50,000 रुपए का मिलेगा, है ना। मतलब आपकी जितनी भी इनकम हो उसमें आपको 50,000 माइनस करना ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सैलरी का टोटल करेंगे पहले, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, मकान, प्रोविडेंट फंड, लन फंड, सब चीज को ऐड कर दो, उसके बाद उसमें माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन करके 50,000। पिछले साल ये 40,000 था, वो चेंज होकर के 50,000, 50,000 माइनस होगा। उसके बाद दूसरा है आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो है उसके बारे में हम लोग नहीं लिखे हैं अभी। इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में रूल ये बोलता है कि इसका डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो है वो सिर्फ किसको मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, है ना, बाकी के लिए नहीं है। तो वहां पर क्या करना रहेगा आपको,
इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके लिए 3 कंडीशन होते हैं। पहला आपका होता है एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस, है ना, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है। दूसरा होता है 20% ऑफ सैलरी, सैलरी का 20%। और थर्ड होता है आपका मैक्सिमम 5,000 रुपीज। 5,000 पर मंथ तो नहीं है कहीं, 5,000 रुपए, है ना। तो 5,000 रुपए आपका जो है वो एग्जेम्प्ट। तो तीनों में जो कम रहेगा, विच एवर इज लेस, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। और ये सिर्फ जो है वो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। इसका डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। उसके लिए 3 कंडीशन है, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा है 20% ऑफ सैलरी, और तीसरा है मैक्सिमम 5,000 रुपीज। डिडक्शन होता है मतलब उतना रुपए डिडक्ट करना है आपको। हाँ, मतलब इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, उसमें से आपको डिडक्शन भी मिलता है। हाँ, डिडक्शन आपका रहेगा प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सैलरी कैलकुलेट करना है, जिसमें बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, वेजेस, है ना, एचआरए, आपका जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं, सबको ऐड कर लेना है। उस ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं अपन ग्रॉस टोटल, ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन लेस करने हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का देना ही है। इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन तब देना है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा, और प्रोफेशनल टैक्स के बारे में जब क्वेश्चन में बोलेगा तब देना है। मतलब 50,000 तो कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा। हाँ, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटेगा ही घटेगा, माइनस होगा ही होगा, बाकी चीजें क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा।